प्रिय छात्रों, मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूँ। यह टॉपिक BA पार्ट 3 पेपर 2 का है और इस टॉपिक का नाम है अफीम युद्ध, जो चीन में हुआ था। अब अफीम युद्ध के बारे में आज मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि और कुछ इसके कारणों के बारे में, प्रथम अफीम युद्ध के कारणों के बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा। उन्नीसवीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए 2 युद्धों को अफीम युद्ध कहते हैं। प्रथम युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक चला और दूसरा 1856 से 1860 ईस्वी तक। यह अफीम युद्ध 19वीं शताब्दी में लंबे समय से चीन के चिंग राजवंश, जिसको मंचू राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रिटेन के बीच चल रहे व्यापार विवादों की चरमावस्था में पहुंचने के कारण हुए। इस द्वंद्व की शुरुआत ब्रिटेन की चीन के साथ व्यापार में आई कमी और ब्रिटेन द्वारा भारत से चीन में अफीम की तस्करी को लेकर हुई। चीनी कानून के अनुसार अफीम का आयात करना प्रतिबंधित था, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पटना में निर्मित तथा कलकत्ता में नीलाम किए गए अफीम की तस्करी से चीन नाराज था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते खर्च तथा चीन से रेशम और चाय के भुगतान के लिए अफीम एक ऐसा द्रव्य था जिसकी चीनी जनता में बहुत मांग थी। पर इसके नशीले प्रभाव के कारण चिंग शासक इसके विरुद्ध थे। अब इस युद्ध से पहले मैं संक्षेप में इसकी पृष्ठभूमि पर आपको चर्चा कर रहा हूँ। 16वीं सदी में चीन और यूरोप के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। पुर्तगालियों के भारत में गोवा उपनिवेश बनाने के बाद दक्षिण चीन में उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया। स्पेन ने जब फिलीपींस पर अधिकार कर लिया, तब चीन और पश्चिमी देशों के बीच लेन देन बड़ी तेजी से बढ़ा। मनीला गैलियंस, जो कि फिलीपीन और स्पेन के बीच चलने वाले व्यापारिक जहाज थे, इतना चांदी का सामान चीन लाते थे जितना कि वे एशिया में लाते थे। चिंग अर्थात मंचू राजवंश, जिसने 1644 से 1911 के बीच चीन में राज किया, बाहरी संसार से सीमित संपर्क ही रखना चाहता था ताकि कोई उसके भीतरी मामलों में दखल न दे। चिंग शासक सिर्फ कैंटन के बंदरगाह, जिसको अब गुआंग झाऊ के नाम से जाना जाता है, से ही व्यापार की अनुमति देते थे। अर्थात कैंटन के अलावा अंग्रेजों को अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। बड़े कठिन कानून के साथ सिर्फ अनुज्ञा प्राप्त एकाधिकारियों को ही व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका परिणाम यह हुआ कि आयातित खुदरा सामग्री के भारी दाम और कर देने पड़ते थे, जो आम आदमी की खरीद से बाहर थे। अर्थात वस्तुएं आम आदमी नहीं खरीद सकता था। इसकी वजह से आयातित सामान की सीमित मांग थी
इसके बदले में चीन से रेशम और चाय का निर्यात होता था, लेकिन अफीम की कमी के कारण इसका दाम अधिक था और चीन को व्यापारिक मुनाफा कम। अतः चीन ने 1798 में राजाज्ञा द्वारा अफीम का सेवन प्रतिबंधित कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि चीन और यूरोप के मध्य वैमनस्य का कि चीनी लोग यूरोप वासियों को घृणा की दृष्टि से या नफरत की दृष्टि से देखते थे। कारण, चीनी परंपरा में संपूर्ण संसार 5 संकेंद्रीय व्रतों में बंटा था। अंदर के 3 व्रत चीनी और उनके पड़ोसियों, जिनमें थे मंगोल, तिब्बती, थाई आदि, इनसे आबाद थे। ये अंदर के 3 व्रत। और बाहरी 2 व्रतों में बाहर और दूर की बर्बर जातियां रहती थी। परंपरा के अनुसार अंदर के 3 व्रतों के लोगों को ही स्वर्ग से शासन का अधिकार मिला है। इस प्रकार ब्रिटिश चीनी शासन और जनता की नज़र में नैतिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से भी हीन समझे जाते थे। जब चीनी सम्राट ने उनके व्यापार को सीमित और प्रतिबंधित करना चाहा, तो अंग्रेज़ों ने उसका पहले राजनयिक और फिर सैनिक विरोध किया, जिसका परिणाम अफीम युद्धों के रूप में सामने आया। 1702 ईस्वी में सम्राट का व्यापारी नामक एक अधिकारी चीन की ओर से व्यापार हेतु नियुक्त किया गया। यूरोपीय व्यापारी इसी के माध्यम से चीन में व्यापार कर सकते थे। 1752 ईस्वी में मंचू सरकार ने इस एक व्यापारी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और अब विदेशियों से व्यापार करने हेतु 13 व्यापारियों का एक संघ बनाया, जिसे कोहोंग माध्यम कहा जाता है। अब यूरोपीय इस कोहोंग माध्यम से ही व्यापार कर सकते थे। 1715 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कैंटन में एक कोठी स्थापित की गई। प्रारंभ में विदेशी लोग चीन से चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। इनके बदले में चीन उनसे कुछ भी नहीं खरीदता था। अतः यूरोपीय व्यापारी चीनी माल की कीमत सोना एवं चांदी के रूप में चुकाते थे। इस प्रकार व्यापार संतुलन पूर्णतः चीन के पक्ष में था। परंतु यूरोपियों ने धीरे धीरे चीन में इंग्लैंड के कपड़ों एवं अमेरिकी फरों की मांग पैदा की। ब्रिटेन ने व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में लाने के लिए भारत में उत्पादित अफीम मिलाकर चीन में तंबाकू बांटना आरंभ किया, जिससे चीनी अफीम सेवन के आदी हो गए। अब धीरे धीरे चीन में अफीम की मांग बढ़ने लगी, जिससे अंग्रेज़ों को अत्यधिक मुनाफा होने लगा। चीन में अफीम की खपत से चीनी जनता का नैतिक पतन आरंभ हो गया और व्यापारिक संतुलन इंग्लैंड के पक्ष में जाने लगा तथा चीन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। इन सब कारणों से 1839 ईस्वी में चीनी सरकार ने अफीम व्यापार को रोकने की कठोर कार्यवाही की। इससे अंग्रेज़ों को जब हानि हुई तो वे भड़क उठे। इसका परिणाम इंग्लैंड व चीन के मध्य अफीम युद्ध के रूप में सामने आया। अब ये जो अफीम युद्ध हुए, उनकी संख्या 2 थी। नंबर 1, प्रथम अफीम युद्ध।
यह युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य चला, जिसके कारण थे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, चीन द्वारा विदेशियों को हेय दृष्टि से देखना, कैंटन में व्यापार, कोहोंग माध्यम, राज संपर्क का अभाव, प्रार्थना पत्र का प्रश्न, क्योतो प्रथा, राज्य क्षेत्रातीत अधिकार का प्रश्न, अफीम के व्यापार में वृद्धि और तात्कालिक कारण चीनी कमिश्नर लिन की कार्यवाही। इस प्रथम अफीम युद्ध के बाद नानकिंग की संधि संपन्न हुई, जिसमें चीन को प्रबल आघात पहुंचा। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 ईस्वी के मध्य हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम अफीम युद्ध में चीन को हराने के बाद उसकी हालत खराब हो गई थी, जिसमें मुख्य योगदान इंग्लैंड का था, लेकिन यूरोप की अन्य शक्तियों ने भी चीन के साथ संधि करके सुविधाएं प्राप्त कर ली थी, जिनका आगामी व्याख्यान में विस्तार से उल्लेख किया जाएगा। इस दूसरे अफीम युद्ध के कई कारण बताए जाते हैं। पहली बात तो चीनी शासकों का भ्रम और अयोग्यता थी। उनका यह भ्रम था कि हम अभी भी विदेशियों को नियंत्रित करने में समर्थ हैं। इसके अलावा नानकिंग की संधि से चीन के लोग असंतुष्ट थे। अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि यूरोपीय व्यापारी चीनियों को बलात् मजदूर बना करके बाहर भेज देते थे। इसके अलावा चीनी जहाज़ों से बलपूर्वक कर वसूली करते थे। व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की इच्छा भी रखते थे। और इन सब से बढ़कर के फ्रांसीसी पादरी को चीन के द्वारा फांसी दे दी गई, जिससे भी फ्रांस एवं यूरोपीय लोग नाराज थे। और अंतिम और तात्कालिक कारण जो द्वितीय अफीम युद्ध का था, वह लोरचा एरो जहाज की घटना थी, जिसके तहत चीनियों ने लोरचा एरो जहाज, जिसका मालिक तो चीनी था, लेकिन उसका कप्तान अंग्रेज था। तो चीनी अधिकारियों ने जलदस्युओं को पकड़ने के बहाने लोरचा एरो जहाज की तलाशी ली और उसके 12 चालकों को बंदी बना लिया। इसी प्रश्न को लेकर के अंग्रेजों और चीन के मध्य में युद्ध प्रारंभ हो गया। उधर फ्रांस भी अपने पादरी आगस्ट चैपरेले के मृत्युदंड से नाराज था, अतः उसने भी चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तत्पश्चात टिनटिन की संधि संपन्न हुई, जिसमें चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन टिनटिन की संधि के बाद शांति स्थापित हो जानी चाहिए थी, परंतु चीनी सरकार ने टिनटिन की संधि की शर्तों को
स्वीकार नहीं किया। इसलिए फिर से यूरोपीय शक्तियों ने चीन के विरुद्ध युद्ध किया और उसे हार करके अंततः अप्रैल 1860 ईस्वी में पीकिंग की संधि करनी पड़ी, जिसमें चीन को यूरोपीय शक्तियों के सामने समर्पण करना पड़ा। उसे अपने आंतरिक क्षेत्रों में यूरोपीय व्यापारियों को आने जाने की सुविधा तो देनी ही पड़ी। इसके अलावा चीन के 16 बंदरगाह यूरोपियों के लिए खोल दिए गए। इस प्रकार इन अफीम युद्धों के फलस्वरूप जो संधियां संपन्न हुई, उनके परिणाम स्वरूप चीन अब एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश बन गया। तो यह आज मैंने अफीम युद्धों के बारे में संक्षेप में बताया है। अगले व्याख्यान में मैं आपको प्रथम अफीम युद्ध के कारण और इसके परिणाम स्वरूप संपन्न नानकिंग की संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा।